बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी सदर। अमेरिका के लिए तो शायद वो सरदर्दी बन रहे हैं, क्या पूरी दुनिया के लिए भी बन जाएंगे? जिन 7 ममालिक के ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद की है कि उनके लोग अमेरिका में आ नहीं सकते, एंटर नहीं हो सकते, एक किस्म की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं उनके ऊपर टेम्परेरली, ये किस हद तक डैमेजिंग होगा खुद अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए भी। और साथ ये भी इंदिया दिया गया है कि पाकिस्तान इंक्लूडिंग अफगानिस्तान ये ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर वीज़ाज इशूज़ करते हुए एक्सट्रीम वेटिंग की जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा शायद वक्त भी सर्व किया जाए विजिट वीज़ाज देने के लिए और मुख्तलिफ तरह के वीज़ाज इशू करने से पहले, और शायद स्क्रूटनी भी बहुत ज़्यादा हो जाए। इससे क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये भी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के अंदर अमेरिका के अंदर कैसा रहेगा, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, कौन से आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। आज एक एजाज सैयद ने एक स्टोरी फाइल की है द न्यूज़ के अंदर, जिसमें कहा गया है कि जमात उद दावा के खिलाफ एक्ट करें या सैंक्शंस का सामना करें। अभी कुछ देर पहले की इत्तलात के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब के जराए ये कहते हैं कि जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद साहब को नज़रबंद कर दिया गया है, और भी जो लीडरशिप है वो भी चबुर्जी के जामिया कादसिया में इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद है और मुकीम है, और उनको वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है, नज़रबंद किया गया है। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, पाकिस्तान किस तरह से एक्ट अपॉन करेगा इस इशू के ऊपर, इस हवाले से बात करेंगे। आगे चलकर ये कि वफाकी हुकूमत ने ज़ुबैर उमर साहब को नामजद किया है कि वो सिंध के नए गवर्नर होंगे। ज़ुबैर उमर साहब के ऐसे क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि वो गवर्नर के तौर पर कामयाब हो सकते हैं, और क्या इस डिस्पेंसेशन के अंदर जहाँ पर वहाँ पर सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वहाँ पर किस हद तक ज़ुबैर उमर साहब को इफेक्टिव रोल प्ले कर पाएंगे, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। नेशनल असम्बली के अंदर कुछ दिन पहले जो हुआ वो भी आपके सामने है, सियासत उरूज पर है, तलखी बहुत बढ़ गई है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात ज़रूर होगी। और इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जब वो खिताब कर रहे थे जलसे से, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवाले से कहा कि वो जिस तरह इरानियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया है कि अगर अमेरिका पाबंदी लगाता है तो वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे, इस तरह वो ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान, वो कहते हैं अल्लाह करे कि पाकिस्तान को भी वीज़ा बैन हो जाए पाकिस्तानियों के लिए। जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे थे वो दुरुस्त था या नहीं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। शेठी साहब, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप आपका फेवरेट प्रेसिडेंट? मेरा कभी किसी सूरत नहीं हो सकता। आई थिंक ही इज अ पेन, particularly for the Americans. You said he's a pain. हाँ. Where? Let's not get into that. एक रिपोर्ट है, ये देखते हैं और फिर उससे बात करते हैं। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही अपने उन वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है जिनका उन्होंने अपने वोटरों से वादा कर रखा था। एक तरफ उन्होंने जहां तारकीन वतन के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई, वहीं 7 मुसलमान ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाद अमेरिका भर के एयरपोर्ट्स पर बड़ी तादाद में इन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को या तो रोक लिया गया या फिर वापस भेज दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका भर में सदर ट्रंप के अहकामात के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने इन सदारती अहकामात पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस लिस्ट में मजीद ममालिक को भी शामिल करने का अंदिया दे दिया गया है। यहाँ सवाल ये अहम है कि क्या अमेरिकी मुआशरा तकसीम का शिकार होने जा रहा है? क्या अमेरिका दुनिया में तन्हाई की जानिब बढ़ रहा है और जहाँ इसके इत्तेहादी भी इसका साथ नहीं दे पाएंगे? और आखिर में सबसे अहम सवाल यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को आखिर किस तरफ लेकर जा रहे हैं? रिपोर्ट आपने देखी, इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन, इनके हवाले से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इन ट्रंप इंतजामिया, वो ये कह रही है कि ये दीज वर द कंट्रीज ऑफ कंसर्न, जहाँ से उन्हें ख़तरा है कि शायद दहशत गर्दी किसी तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकती है अमेरिका के अंदर। जो और हवाला वो दे रहे हैं कि इसके इवन जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उन्होंने भी इस हवाले से उनके भी कंसर्न्स थे। शेठी साहब, मेरा सवाल यहाँ सबसे पहले, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको समझाने की भी ज़रूरत है या समझने की भी ज़रूरत है, ये जो अमेरिका के अंदर इस वक्त किया जा रहा है, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप महज अपने जो इलेक्शन का उनका स्लोगन था उसको अमली जामा पहना रहे हैं, या ये एक उनका पैरानोया है? नहीं, जाहिर है कि अमली
बात कर रहे हैं वो तो उनका वादा था इलेक्शन के दौरान, और उन्होंने आते साथ पहले 24 घंटे में एक फैसला किया, अगले 24 घंटे में दूसरा, इस तरीके से वो चल रहे हैं। और तो यही शो कर रहे हैं कि मैं आई एम ए मैन ऑफ एक्शन, और जो मैंने कहा था मैं वही करूँगा, अब जो मर्जी आप करें। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है इसीलिए अभी भी उनकी जो रेटिंग है वो गिरी नहीं है। अभी भी रिसेंट पोल जो हुआ है वो बरकरार है अराउंड 30-35%। तो मैं समझता हूँ कि इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले भी हम इस प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि ये लगता ऐसे है कि ये पागल है, बट एक्चुअली इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, और इसने एक रग पकड़ी हुई अपनी आवाम की, और एक मूड को एसेस किया उसने, और उसके तहत वो काम कर रहा है। तो ये मोमेंटम है उसके पास, और उस मोमेंटम में ये बहुत से इस किस्म के फैसले जो हैं उनको करने की कोशिश करेगा। वो और बात है कि बहुत सी ऐसे एरियाज हैं जहाँ नाकाम हो जाएगा, मगर ये शो ये करेगा कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, मगर जो एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका की, जिसके खिलाफ इसने झंडा उड़ाया हुआ है कि अब मैं तो ऐसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ, फिर यही कोशिश करेगा प्रूव करने की कि वाशिंगटन की इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियों की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे ख्याल में मुझे ये काम करने नहीं दिए, मगर करने की ज़रूर कोशिश करेगा, ये मैं आपको बता दूँ। शेट्टी साहब, ये जिस तरह से वहाँ पर आप देख रहे हैं रिजेंटमेंट लोगों में पाई जा रही है, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और अच्छे खासे बड़े एहतजाज हो रहे हैं, जिस तरह की रियासत है अमेरिका, उसके अंदर ये फ़र्क डालते हैं किसी भी इलेक्टेड सदर के लिए कि वहाँ पर लोग इतने देर पे नाम अगेंस्ट दी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के, यार ये क्या कर रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हो? जो कुछ हो रहा है इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है मुराद मेरी, कि ये पहले कभी इस किस्म की ऑपोजिशन पहले दिन से नहीं एक नए प्रेसिडेंट की हुई। हमेशा जब नया प्रेसिडेंट आता है तो वो यकजहती की बात करता है और वो कहता है कि जो भी डिविजन्स है हमारे में वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए, अब अमेरिका को यूनाइट हो जाना चाहिए। इसने तो वो बात ही नहीं की, इसने तो कहा कि बिल्कुल मैं ये करूँगा जो मैं करने आया हूँ, और जो मैं पहले कहता रहा वो वैसे ही है, और अगर कोई लोग समझते हैं कि मुझे रोक सकते हैं, ये नहीं होने दूंगा। उसने तो आके वही हार्ड बातें जो हैं वो दोहराई हैं। तो इसने तो कोशिश भी नहीं की कि किसी तरीके से अमेरिका को इकट्ठा किया जाए। ये तो ऐसे लगता है इट टेक्स डिलाइट इन डिवाइडिंग अमेरिका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज जो है ये जायज़ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, और ये बढ़ेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, सबसे पहले तो ख़वातीन ने लॉन्च किया, उसके बाद अब और दूसरे ग्रुप्स जो हैं, माइनॉरिटीज़ हैं जो कि अफेक्ट हो रही हैं बाय हिज पॉलिसीज़, उन्होंने करना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में एक ऐसे ग्रुप ने एहतजाज किया है जो कि आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में उन्होंने कभी एहतजाज नहीं किया। वो है अमेरिका के हाई लेवल के साइंटिस्ट हमेशा सियासत से दूर रहते हैं, वो उनको रिसर्च फंड्स मिलते हैं, वो अपने काम करते हैं, वो हमेशा जलसे जुलूसों में कभी भी नहीं जाते। वो ये पहली दफ़ा है कि अमेरिकन साइंटिस्ट एसोसिएशन जो है वो सारी इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, बिकॉज दे थिंक कि ये फंडिंग जो है ये रोकेगा, और वो भी उनकी भी ज़मीर जो है वो जाग उठी है कि जिस तरीके से ये हैंडल कर रहा है इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जो क्योंकि डोंट फॉरगेट, अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे टॉप ब्रेन्स जो है ना साइंस में, जाहिर है उनको अट्रैक्ट करता है। PhDs जो लोग वहाँ करते हैं वो वहीं नौकरियाँ लेते हैं। चाइना, ताइवान, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, जो टॉप साइंटिफिक ब्रेन्स है ना उनको ये अट्रैक्ट करता है, उनसे ये हाई लेवल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करवाता है, जिसका ताल्लुक मिलिट्री के साथ और नासा के साथ, स्पेस प्रोग्राम के साथ। मोस्ट ऑफ दीज रिसर्च इज डन इन दोज एरियाज। वहाँ से फिर कमर्शियल यूज निकलती है उनकी रिसर्च की। एक्चुअली रिसर्च इज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड वेपनाइजेशन, मगर उसमें से फिर कमर्शियल यूसेज भी निकलती हैं। तो ये जो कहते हैं कि 20,000 के करीब टॉप दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, दे आर इन अमेरिका, एंड उनमें से 90% जो है दे आर पीपल जो कि थर्ड वर्ल्ड से या दूसरे मुल्कों से आए हैं वहाँ, और उन्होंने आके अमेरिका में अपना घर बनाया। तो उनको तो वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कि जो सोर्स है ऑफ ऑल रिसर्च इन अमेरिका विच इज द फॉरेन, उसी को क्लॉक कर, उसी को ये ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक अब हो जाएगी। तो वो तो कभी नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तो ये दिस इज उनकी तो ये फीडिंग है ना, कि वो तो इन्हीं से अपनी रिसोर्स बिल्ड करते हैं और रिसर्च होती है। अभी हाल ही में आपने सुना कि पाकिस्तान की एक खातून है, शी इज डूइंग स्ट्रिंग थियरी, ब्रेक थ्रूज हो रही हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये टॉप लेवल के लोग, और मोस्ट ऑफ देम आर इमिग्रेंट्स एंड मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम आउटसाइड अमेरिका।
ठीक। ये नहीं कि रीसेंट इमिग्रेंट्स हैं। तो ये तो देयर इज अलार्म कि ये एक रेसिस्ट किस्म की पॉलिसी और एक खौफ के ऊपर एक पॉलिसी बेस्ड है, जिसके साथ अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, अमेरिका वो जो है वो ना खो बैठे। मतलब एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की बात हो रही है। मगर मैं आपको जाते जाते एक बहुत अहम इसमें इशू है, वो मैं उसका जिक्र कर दूं। अमेरिका में ये जो डिबेट हो रही है ना, जॉब्स खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है, वाई मैक्सिको से आ रहे हैं चीज़ें, दूसरे मुल्कों से चीज़ें आ रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है कि अमेरिका में जैसे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गई क्योंकि चाइना से इंपोर्टेड सस्ते मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे हैं, इसी तरीके से चाइना ने और थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने, जहाँ लाइक वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, अमेरिकन मार्केट को बड़ा कैप्चर किया, और उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया और वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचाया और वो बंद हो रही है। अमेरिका ने ये फैसला किया है कि हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। हम कहाँ कम्पीट कर सकते हैं? हम हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में कम्पीट कर सकते हैं, इसलिए वो वेपनाइजेशन एंड स्पेस की रिसर्च करते हैं। उनके लिए ये मैन पावर जरूरी है। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है अमेरिका का, अमेरिका की एक्सपोर्ट्स अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा अमेरिका चाइना को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और चाइना से इंपोर्ट क्या कर रहा है। चाइना से कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट कर रहा है और चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है क्या? चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है हाई लेवल टेक्नोलॉजी, जिसकी इंडस्ट्रियल यूसेस है, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए कर रहा है। टॉप लेवल रिसर्च जो है उसको पेटेंट्स वहाँ अमेरिका में हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग उस चीज़ की जो है वो चाइना में हो रही है या थर्ड वर्ल्ड में हो रही है, एंड और चाइना और ये टेक्नोलॉजी को इट्स एक्सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। तो ये तो इट इज हिटिंग एट द रूट्स ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन इकोनॉमिक एम्पायर, इसीलिए लोग एजिटेट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल जो एहतजाज हो रहा है ये सही एहतजाज हो रहा है। और ये जो 7 मुस्लिम ममालिक की बात हुई है, ये दिलचस्प बात इसमें से ये है कि इनमें से ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बमबारी और रेजीम चेंज तो अमेरिका ने खुद इनिशिएट की है, जिसके रिस्पांस में फिर वहाँ टेररिज्म हुई है और डिस्टेबलाइजेशन हुई है और वो सिविल वॉर्स वहाँ शुरू हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो खुद अमेरिका की है। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, दे आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन इन दीज एरियाज। इराक ले लें और जगह जगह ले लें, आप अफगानिस्तान ले लें, ये जो सिविल वॉर, और ये लोग वो हैं जो कि डायरेक्ट अफेक्टेड हैं बाय अमेरिकन इंटरवेंशन और उन्हीं को रोक रहे हैं। तो इसके साथ ये होगा, मैंने एक कार्टून देखा बड़ा दिलचस्प कि वो अलकायदा का और एक आईएस का एक रेडिकल है, इस्लामिक रेडिकल, वो आराम से बैठा और वो टीवी शीवी देख रहा है और वो टांग पे टांग उठा के बैठा है, रिलैक्स कर रहा है। क्यों? उसको कह रहा है अब हमें कोई दहशतगर्दी करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के अंदर ऐसा दहशतगर्द आ गया है वो खुद ही अमेरिका को तबाह कर देगा, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन, एक आध दिन पहले इसको हिंट कहा जाए, ऑल्दो एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जब पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी ऐसे ममालिक हैं जहां पर कंसर्न्स इस तरह के हैं, दहशतगर्दी के हवाले से बात की गई, ऑब्वियसली इसको लिंक जोड़ा जाता है पाकिस्तान से, तो ये कहा गया कि एक्सट्रीम वेटिंग होगी, ज्यादा स्क्रूटनी होगी वीजाज देते हुए। और फिर जो प्रेस सेक्रेटरी उन्होंने शायद बात करते हुए ये भी कहा कि जी शायद इसको हमें फर्दर करना पड़े, एनहांस करना पड़े इस लिस्ट को, लेकिन फॉर द मोमेंट हम ये है कि उसकी हम एक्सट्रीम वेटिंग करेंगे। क्या पाकिस्तान का नाम आ सकता है या नहीं आ सकता? क्योंकि ये यहाँ एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों की। देखिए, ये एक छोटी सी डिबेट चली थी फेसबुक के ऊपर, एक बड़े एक्सपर्ट हैं कुछ लोग इन चीज़ों के ऊपर, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था और सबका यही ख्याल था कि पाकिस्तान को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। तो उससे मैंने एक छोटी सी बात लिख दी, मैंने कहा ये अभी नहीं करेंगे, अभी पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करेंगे, क्योंकि जनरल मैटिस हैं जो कि आए हैं, अब उनका एक बयान आया है कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक रोल अदा कर सकता है और करना चाहेगा कश्मीर के बारे में एंड इंडिया पाकिस्तान के बारे में। और तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को इंसेंटिवाइज करेंगे। अब इंसेंटिवाइज करने का मतलब क्या है? यही तो अमेरिकन पुरानी पॉलिसी रही है इंसेंटिव्स देने की, कि आपको हम ये इंसेंटिव देते हैं, आप ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। अफगानिस्तान के साथ रिपब्लिकन स्पेसिफिक या वैसे नहीं, ये पॉलिसी थ्रू रही है। हाँ, डेमोक्रेट्स थोड़ी कम करते रहे, हाँ रिपब्लिकन ज्यादा करते रहे, मगर हाल ही में डेमोक्रेट्स ज्यादा करते रहे और रिपब्लिकन कम करते रहे बिकॉज वो। तो अब तो ये इंसेंटिवाइजेशन की अगर ये पॉलिसी भी इख्तियार होनी है, इसका मतलब है पाकिस्तान के साथ एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा या एक लास्ट डिच एफर्ट फिर होना है एंगेजमेंट का, कि पाकिस्तान को इन लाइन लाया जाए टू ओपन अप विद इंडिया एंड विद अफगानिस्तान, और पाकिस्तान की मदद के साथ कोई मसाइल इस रीजन के हल किए जाए।
अब ये इंसेंटिवाइजेशन पॉलिसी कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है। आज तक तो कामयाब नहीं हुई, बिकॉज पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा देखता है। उसमें पैसा जरूर ले लेता है, मगर अपने नेशनल इंटरेस्ट जो ये समझते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, उनको छोड़ता नहीं है। अब तो अभी हाल कुछ नियर फ्यूचर में तो आप ये तवक्को ना करें कि पाकिस्तान के साथ ये कोई सख्ती कार्रवाई करेगा। अलबत्ता मैसेजेस और सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे, और ये पहला सिग्नल ये है कि अब उन्होंने ये जो बात कर रहे हैं कि 7 के बाद आगे 1 2 3 अगर ऐड होने हैं तो वो पाकिस्तान नहीं होगा। इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, इसने पेंटागन को और नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा है वहाँ अमेरिका में कि 30 डेज के अंदर अंदर आप पूरा प्लान बना के दें मुझे कि IS के खिलाफ कैसे आपने एक्ट करना है, और कौन से मुल्क है जिनके ऊपर पाबंदियां लगानी चाहिए वहाँ से जो लोग आते हैं। तो ये एक टास्क फोर्स उसने बना दी है। तो अगले 30 डेज के अंदर वो आपके साथ बातचीत करेंगे और वो ओपन अप डायलॉग करेंगे, और आप देखिएगा जिसकी वजह से अभी कोई डायरेक्ट इम्कान नहीं है कि आप भी उस लिस्ट में आ फौरी तौर पर आप आए। मगर जो आपका सवाल है कि वेटिंग शुरू हो गई है, मैं ये आपसे कहूँ बिल्कुल हो गई है। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो लोग यहाँ से अबू धाबी जाते हैं और अबू धाबी से अमेरिका जाते हैं, उन्हें फिर अबू धाबी में ही उनकी कस्टम्स एंड इमिग्रेशन हो जाती है, वो वहीं होती है, दूसरी तरफ नहीं होती। तो वो ये इत्तेहाद का कोई अरेंजमेंट है। तो बच्चे जो छुट्टियों पे आए हुए होते हैं फिर वो वापस जा रहे हैं, तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस किस्म की सख्त ड्रिलिंग हो रही है पिछले 2-3 दिन से। एक घंटा एक बच्चे को लेके उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ अमेरिकन ऑफिशियल्स, और इस किस्म के सवाल के तुम यहाँ क्या छुट्टी करने आए थे वापस पाकिस्तान? जी हाँ, मैं छुट्टी पे आया था। अच्छा, तो क्या किया आपने यहाँ पाकिस्तान? किसी और मुल्क गए थे भी? कि नहीं मैं तो नहीं गया। नहीं, हमें पता है आप गए थे। नहीं मैं बिल्कुल नहीं गया जी, मैं तो यहाँ रहा। तो क्या करते रहे सारा दिन यहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में या कराची में? मैं रिश्तेदारों को मिला। कौन से रिश्तेदार हैं उसमें? कोई फलानी जमात का भी मैंने सुना है कि जमात के फलानी जमात के भी लोग हैं उसमें। नहीं। अच्छा, आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करती है कि आप डरे हुए हैं। क्या खौफजदा क्यों हैं आप नर्वस क्यों हुए हैं? मतलब है बच्चों के साथ इस किस्म के सवाल जवाब हो रहे हैं और घंटा बड़ा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, और उसके बाद फिर ठीक है ओके। तो मतलब वेटिंग का जो स्टैंडर्ड है रूल्स के मुताबिक ऑलरेडी एनहांस हो गया। और फैमिलीज को 2-2 घंटे जो अमेरिका जा रहे हैं उनको 2-2 घंटे वहाँ उनकी तफ्तीश हो रही है और ये सवाल जवाब हो रहे हैं। ठीक, अच्छा ओके, यू शुड एक्सपेक्ट दिस टू। तो ये एक सिग्नल है। अच्छा, अब ये सिग्नलिंग तो आपने कहा सिग्नल तो शुरू हो गया, वेटिंग का प्रोसेस या स्क्रूटनी भी एनहांस हो गई। मैं आता हूँ उस बात की तरफ, उस खबर की तरफ जो कि आज द न्यूज़ के अंदर फाइल की गई एजाज सैयद की तरफ से कि जमात-उद-दावा के खिलाफ एक्ट करें या फिर सैंक्शंस के लिए तैयार रहें। उन्होंने कोट किया है किसी ऑफिशियल सोर्स को, अननेम्ड ऑफिशियल सोर्स को स्टोरी के अंदर, लेकिन अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये इतला आई है ज़राए की जानिब से कि हाफिज सईद साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? क्या डायरेक्टली लिंक्ड है फिर जो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है उससे सब कुछ? एक ब्रेक बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। जमात-उद-दावा के खिलाफ एक्ट करें या फिर सैंक्शंस के लिए तैयार रहें, क्या इस बात में, इस खबर के अंदर कुछ सदाकत है? रेड्डी साहब, अभी जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने भी अपडेट किया कि हाफिज सईद साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है। याद रहे कि हाफिज सईद साहब को अक़वाम मुत्तहिदा ने जमात-उद-दावा को एक टेररिस्ट फ्रंट ग्रुप ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, वो बैंड है। अब ये जो आज अभी डेवलपमेंट हुई है, ये क्या फिर इसी डेवलपमेंट से लिंक्ड है जो कि अमेरिका के अंदर रोज़ बरोज़ हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अब इसकी बैकग्राउंड में आपको बता दूं क्या है, और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये हाउस अरेस्ट क्या चीज़ है। देखिए, काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि इसको UN सिक्योरिटी काउंसिल से ये पाबंदी लगवाई जाए पाकिस्तान के ऊपर, मगर हमेशा चाइना वीटो कर देता है। तो डिमांड तो इंडिया की तरफ से है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। ये भी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, और जिस किस्म के उन्होंने अर्लियर रिमार्क्स थे वो समझते सवाए हिंदुओं के वहाँ इंडिया में रहता ही कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा हिंदू इंडिया करते रहे। बाद में किसी ने कहा यार वो हिंदू इंडिया नहीं, वहाँ 20 करोड़ मुसलमान भी हैं वहाँ। तो फिर उसने कहा कि हाँ इंडिया। तो अब बात यह है कि
इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान की साइड लेगी, लेट्स बी वेरी क्लियर। और इन्होंने ये जो किया है ये हिंदुस्तान को अपीस करने के लिए किया। एक किस्म का वो ये कह रहे हैं कि अच्छा आप यूनाइटेड नेशंस में वीटो चला रहे हैं तो हम आपको धमकी देते हैं, आप ये करें नहीं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके ऊपर। याद रहे कि और हमने आज तक हमने ये काम किया नहीं था। मतलब हाँ, जिस तरह से किया जाना चाहिए था शायद नहीं किया। नहीं मतलब जिस तरह से डिमांड थी कि एग्जैक्टली जिस तरह से डिमांड थी, डिमांड तो हमने नहीं है तस्लीम नहीं की थी डिमांड। हमने कहा था नहीं, आप कौन होते हैं करने वाले, ये हम फैसला करेंगे कौन है कौन नहीं और क्या है या क्या नहीं। और आज तक हमारा यही मौक़िफ़ था कि ये तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन सी लश्कर है वो बैंड है। अच्छा अब और आपने देखा हाफिज सईद साहब कश्मीर डे इस किस्म की रैली से आते रहे और बड़ी धंधना के वो अपनी मौक़िफ़ पेश करते रहे। और उन हालात में जहाँ कश्मीर में इतना तशद्दुद हो रहा है और इतने लोग मारे जा रहे हैं उनकी आवाज़ सुनी जा रही थी और तो उनकी दिल की आवाज़ थी। अच्छा अब आप आगे आइए, आपको याद होगा कि जब ये मेरा ख्याल पठानकोट का जब ये इंसिडेंट हुआ तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये लोग यहाँ से गए हैं। अब इंडिया ने कोई एविडेंस हमें इतनी प्रोवाइड की या नहीं की मुझे नहीं पता, मगर ये याद रहे आपको कि उस वक्त जैश मोहम्मद की इंडिया की डिमांड ये थी कि जैश मोहम्मद और मसूद अजहर साहब इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ये कहता था कि उनके पास एविडेंस है कि ये जैश मोहम्मद के लोग आए थे और जैश मोहम्मद के लोग जो हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मसूद अजहर साहब लीड करते हैं। और मसूद अजहर साहब भी छुपे हुए नहीं थे, उन्होंने भी कश्मीर डे और इस किस्म के मौके पे उन्होंने भी धंधना के बातें की थी हिंदुस्तान के खिलाफ। अच्छा तो अब याद रहे उस वक्त ये बहुत सी स्पेकुलेशन थी कि अब हुकूमत कुछ करेगी या नहीं करेगी। और फिर ये हुआ, दो बातें हुई। एक तो ये कि एक FIRs भी कट गई यहाँ अगेंस्ट अननोन पीपल और एक किस्म की ये तस्लीम थी कि पाकिस्तान से कुछ लोग गए थे। ये तस्लीम एक किस्म की थी कि अननोन लोग यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स। मगर दूसरी तरफ ये भी था, ये खबरें ये आ रही थी कि मसूद अजहर साहब को प्रोटेक्टिव कस्टडी में या हाउस अरेस्ट कर लिया। वो इसी के ऊपर सवाल भी आया कि हिफाजती तहवील क्या होती है, तो उसका कभी तक जवाब नहीं आया था। मगर और उसके बाद ये भी नहीं पता चला कि वो कब तक चली और उसके बाद वो कहाँ गए और क्या, मतलब उनका स्टेटस किसी को नहीं पता इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी उसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है कि अगर इस किस्म का सिवियर किस्म का डिमांड है तो क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, क्या लड़ाई झगड़े करने और क्या अपोज करना इस चीज़ को। बेहतर ये है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब तूफान आ रहा हो या आने वाला हो तो कीप योर हेड डाउन। तो ये वही है कि जी ठीक है, हमने तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर ली है, हमने तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हम तफ्तीश करेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। बट सिग्नल ये है कि डोंट वरी, हाफिज सईद साहब कोई जिहाद एक्सपोर्ट अब नहीं करेंगे और एक किस्म की हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी। ये सिग्नल है हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से ये सिग्नल है। तो क्या अमेरिका की तरफ से, आपको याद है एक ज़माने में डिस्कस करते थे, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट 4 years ऑफ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैरेट एंड स्टिक वाला जो था अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक, तो क्या अब दोबारा वही होने वाला है? जी हाँ, हम भी बड़े मास्टर्स हो गए हैं उसको डील करने में, कैरेट एंड स्टिक को। अमेरिका हमेशा ये कैरेट एंड स्टिक, इंसेंटिवाइज का मतलब ही ये है कैरेट, और स्टिक का सैंक्शंस। आपने दोनों लफ्ज सुन लिए सुन लिए ना आपने, तो कैरेट एंड स्टिक तो आ गई। हमारा क्या मौका हमेशा रहा है, हमने कभी भी हमने हमेशा कैरेट्स ले लिए हैं और स्टिक को तस्लीम ही नहीं किया। यही हुआ ना कि वो डू मोर कहते रह गए और 20 अरब डॉलर हमने ले लिए मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और वो डू मोर कहते ही रह गए और डू मोर हमने किया नहीं। तो हमारा ये ख्याल हमारे मफाद में नहीं है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमारे मफाद में नहीं, हम क्यों करें। तो हम तो डट जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लेट जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब बात यह है कि ये फिर से होने जा रहा है, फिर से वो आंखें दिखाएंगे, फिर से वो डू मोर करेंगे और यहाँ फिर से कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच आएगी। कहीं हम डट जाएंगे, कहीं हम साइड स्टेप कर जाएंगे, कहीं हम बात मान लेंगे आदि, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर एट एवरी स्टेज इसको निगोशिएट किया जाएगा, कैलिब्रेट किया जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारी अप्रोच होगी। अभी आपने कहा कि हम डट जाते हैं, ये हमारी पॉलिसी जो होगी या हमारा रिस्पांस जो होगा, ये आज जो हमारा रिस्पांस है रियासती तौर पर, जो मतलब हाफिज सईद साहब को हाउस अरेस्ट करना, अगर ये बातें बिल्कुल सही हैं तो क्या हम
मैच कर रहे हैं जो उम्मीदें हमसे लगाई जा रही हैं उनसे, या हम अपना एक शो करने के लिए कि भाई हम इतना कर सकते थे, हमने ये कर? भाई यही है कि हमने एक्शन ले लिया, इसके बाद अब इंक्वायरी होगी, आपके पास कोई एविडेंस है तो हमें दीजिए। हमने प्रीएम्प्टिव कर लिया बिकॉज हम समझते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगर कह रहे हैं ऐसी बात है तो हमने एक्शन तो लिया, मगर आपके पास एविडेंस क्या है, एविडेंस दें। और फिर वो आपको याद है वो पठानकोट के ऊपर भी एविडेंस आती रही जाती रही, वो बात नहीं बनी। तो ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना डिफ्लेक्ट, अगर अटैक आ रही है तो ये डिफ्लेक्ट किया है उस अटैक को, प्रीएम्प्ट भी किया और डिफ्लेक्ट भी किया। बट क्या हमारा ये होगा कि जरा थोड़ी सी जिसे कहते हैं थोड़ा सा फर्म रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से जाए कि भाई बिल्कुल हम हर चीज़ आपकी, या डिक्टेशन या इस टाइप की चीज़ें को, क्योंकि यहाँ पर एक ये भी तासुर मिल रहा था कि बिल्कुल वो लेटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। मैंने आपसे कहा ना वो लेटने वाली तो चीज़ होती नहीं है यहाँ, न्यूक्लियर पावर्स लेटते नहीं हैं, तो वो तो यहाँ एक इनग्रेन्ड है हमारे में। एंड आई थिंक यही होगा कि डिफ्लेक्ट करेंगे और जो जायज़ बात है वो निगोशिएट करेंगे। शेडी साहब कितने मजबूर हैं अमेरिकन, क्योंकि अब ये मामला उस तरफ जा रहा है, ट्रंप क्योंकि जिस तरह आपने कहा वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन को एक्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कितना प्रेशर है हमारे ऊपर ये बॉर्डर एरियाज के ऊपर? एक दफ़ा फिर बातें कुछ अर्सा पहले हुई सेफ हेवंस की, ये सब कुछ कितना प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर? बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। और आपने देखा कि हमने अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर कर ली है, हमें अफगानिस्तान को कह रहे हैं हमारे साथ मिलकर बॉर्डर मैनेजमेंट करें। उसका मौका उसकी वजह एक है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट अगर हम मिलके करें तो ये आपका जो इल्ज़ाम है हमारे ऊपर कि यहाँ से लोग जाते हैं, तो वो फिर प्रूव हो जाएगा कि यहाँ से लोग नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो वो रुक जाएंगे। और अगर हमने किसी को रेफ्यूज दी हुई है तो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस पे दी हुई है, एंड सो ऑन। तो ये भी एक पोजीशन है, और उस पोजीशन को मजबूत करने के लिए आपने ये कह दिया कि जी अब बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो हैं वो इस तरीके से होंगी, ऐसे नहीं होंगी, बॉर्डर वॉचिंग होगी, वॉल्स बनेंगी, ये होगा वो होगा, फेंसिंग होगी। दिस इज टू प्रूव कि हमारी बोनाफाइडीज हम नहीं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे, और हम खिलाफ हैं इफ देयर इज एन अटेम्प्ट टू एक्सपोर्ट टेरर फ्रॉम पाकिस्तान। दीज आर स्मॉल सिग्नल्स दैट वी आर, जैसे ये सिग्नल है कि जी हम अगर कोई एविडेंस है इनके खिलाफ तो हमें दीजिए, इन द मीनवाइल वी पुटिंग अ लिड ऑन हिम, सो दैट कोई प्रॉब्लम ये मैं समझता हूँ इट्स अ गुड पॉलिसी। बिकॉज देखिए दो हाथ से ताली बजती है, ये कह देना कि कश्मीर जो है वो खून खून हो रहा है वहाँ, और यहाँ कह देना कि जी आप जिहाद बंद कर दें और ये फ्रीडम फाइटर्स को रोक लें, और यहाँ एक और नया महाज खोल लें इंटरनली विद इन पाकिस्तान, ये यू हैव टू गिव एंड टेक। और जब तक इंडिया कश्मीर के सोल्यूशन को लॉन्ग टर्म नहीं करेगा तो ये चीज़ें बंद नहीं होंगी, बिकॉज ये फिर दे आर नाउ बिल्ट इनटू द एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्कीम बिटवीन द टू कंट्रीज, सिमिलरली विद अफगानिस्तान। ठीक, एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने जा रही है और पाकिस्तान को किस तरह रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा इस पूरे मामले के ऊपर, किस तरह से एक्ट ऑन करना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मुल्की सियासत पर भी बात होगी, बस आते रहिएगा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। सेठी साहब, ज़रा इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब वो जलसे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने उनके ट्रंप ने मुख्तलिफ बातें की हैं और इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा वीज़ों के बारे में, ज़रा देखिए। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना, अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। आज सारे अपने पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूं कि मैं तो एक तरह दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे, क्योंकि फिर हम अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम भी ईरान की तरह कहेंगे अमेरिकनों हम तुम्हारे भी वीजे बंद कर रहे हैं। ये क्या महज ये एक इसको जलसे की जबान काट है, क्योंकि जलसे की जबान और होती है, नारे लग रहे होते हैं, चार्ज अप क्राउड होता है, तो शायद वहां पर ये चीजें सियासी तौर पर इनका कस्टमर मौजूद होता है। एक्चुअली क्या उनका मतलब है, डज ही मीन इट? अगर सोचे समझे बगैर हमें बात कर दी। देखिए बात यह है कि उनका ख्याल था कि बड़ा ताली वाली बजेगी, मगर मैं समझता हूँ आधे क्या यहाँ पाकिस्तान में कम ही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि वीज़ा मिले अमेरिका का और वहाँ जाके नौकरी लें या वहाँ जाके ग्रीन कार्ड ले लें, तो इसीलिए लाइनें लगी हुई होती हैं। तो ये कोई ख़ास पॉपुलर किस्म की बात नहीं कि उनका ख्याल था कि शायद जिस किस्म का जलसा है वहाँ ये बड़ी, तो ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है खान साहब को ज़रा सोचना चाहिए कि एक जिम्मेदार सियासतदान है, किस किस्म की बात कर रहे हैं।
क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के लेवल पे नीचे आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं तो इज सक्सीडिंग। अर्ज़ ये है कि पाकिस्तानी जो हमारे बाहर गए हुए हैं, या तो वो गए हुए हैं मुलाजमत, या वो पढ़ाई के लिए गए हैं। पढ़ाई के बाद उनके अनलेस इट्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और वो बहुत ब्रिलियंट है, पार्ट ऑफ द ब्रेन ड्रेन है, जो कि वहाँ रह जाते हैं और उनको जॉब्स भी मिल जाते हैं। 90% जो स्टूडेंट्स जाते हैं वापस आ रहे हैं, जॉब्स नहीं मिलते वहाँ। सो दैट्स गुड कि पढ़ाई करके असासा क्रिएट करके वापस आ जाए और यहाँ करें। तो ये उनको रोकना तो हमारा अपना नुकसान है। दूसरी बात ये है कि जो वर्किंग क्लास के लोग जाते हैं और जो जाके वहाँ मुलाजमतें करते हैं, उनको रोकना। वो आपको 20 अरब डॉलर रिमिट करते हैं, जिसके साथ आपकी इकोनॉमी चल रही है। ये 10% है आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा। आपके सारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 20 बिलियन डॉलर है, और ये रेमिटेंसेस जो हैं ये 20 बिलियन है। आज ये पाकिस्तानी वहाँ से निकाले जाएं या इनको जाने की इजाज़त ना दी जाए तो ये रेमिटेंसेस आपके जब गिरेंगे तो आपके यहाँ हालात जो हो जाएंगे, आपका रुपया इस वक्त 105 रुपये का $1 है, ये 200 रुपये का $1 बन जाएगा। और आपको आपकी जो डेट है वो अगर अब $7 बिलियन है तो फिर आपकी डेट डबल हो जाएगी इन रूपी टर्म्स। तो मैं ये समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा हमारा एहसास है जो हम वर्कर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो उनका जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, जिस तनाजुर में, वो तो शायद ये था कि अच्छी बात है बाहर नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान को ठीक करेंगे। वो ब्रेन ड्रेन जिसे कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान को ठीक करेंगे। वो बात यह है पाकिस्तान अगर ठीक होगा तो वो पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान को और ठीक करेंगे। अगर पाकिस्तान खराब है वो ठीक नहीं कर सकते अगर उन्हें मुलाजमत ही नहीं मिल रही। बात तो ये है कि मिलेगी तो वो ठीक करेंगे ना, कोई कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर यहाँ इंडस्ट्री नहीं बन रही, यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, या इनइक्वालिटी बढ़ रही है और पॉवर्टी एलिवेशन नहीं है, और हमारे बजट्स को इधर चला जा ख़त्म हो जाता है या चोरी हो जाता है या उड़ जाता है, तो ये तो दिस इज उनको यहाँ रखना इज अ क्राइम। वो तो आपके लिए एक असासा है, नॉट इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री। अगर आपके मुल्क के अंदर उनके लिए जगह होती और मुलाजमत होती और सिक्योरिटी होती तो कभी बाहर ना जाते। कौन माँ का लाल है जो अपना मुल्क छोड़ना चाहता है, अपनी खानदान छोड़ना चाहता है, अपनी तारीख अपनी हिस्ट्री छोड़ना चाहता है? पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं दिन रात पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली का सोचते हैं, और उनकी यही ख्वाहिश होती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, 4 पैसे हम कमा लें और फिर हम वापस घर जाएं और वहां जाके घर बनाएं और वहां जाके हमारे बच्चे वहां तालीम करें, वही शादीशुदा हों, सब कुछ। तो ये तो मतलब है कि आप सोचें वो लोग क्या सोचेंगे इस किस्म के बयान के बारे में। चले, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। जिस बात से जारी बात है, इमरान खान साहब आजकल वो पैनामा वाला इशू भी चल रहा है। सेठी साहब, कुछ दिन पहले ऑल्दो वो एक इशू अब सेटल भी हो गया, लेकिन हमने देखा, हम बड़े खुश होते हैं पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो, चले थोड़ी जुमलाबाजी भी हो जाए, लेकिन लड़ाई की स्टेज नहीं आनी चाहिए। एक दफा फिर रिफ्लेक्ट किया हमारे, ये होता है, ये इंडिया में भी होता है। हाँ, नहीं, लड़ाइयाँ तो बहुत हुई है, लेकिन इतनी तलखी नहीं होनी चाहिए। तलखी तो क्या, आपको पता नहीं है कि इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी कुर्सियां चल जाती हैं। यहाँ तो सनमुक्के की कोशिश की गई, कोई बॉक्सर तो था नहीं इनमें, हमें हवा में ही कंग फू चल रहा था। ज्यादा ये होता है, धक्के होते हैं, गाली गलौज होती है, यहाँ से पकड़ लेते हैं, मारने की कोशिश करते, लगता वक्ता मुक्का नहीं है। वर्बल ड्रोन, वो बस यही होता है हमारे यहाँ। ये वो जो फिल्मों में होता है ना, डजन लगाया, वो नहीं होता है, वो नहीं होता। यहाँ ये होता है जप्पी वाली। नहीं, लेकिन एक बात है, दोनों अतराफ को ये देखना चाहिए कि मैसेज लोगों को जा रहा है एक दूसरे को, मतलब आप पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर मतलब गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं यार। नेशनल असेंबली भी तो फिर आफ्टर ऑल पाकिस्तान का हिस्सा है ना। सड़क में आप यही होता है और असेंबली में भी यही होता है। ये तो अब हमें ज्यादा इसकी मजे नहीं लेने चाहिए, ये बात होनी नहीं चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हमारे असेंबली की तारीख में बड़े बड़े गलत जुमले भी कहे गए हैं। और आप सोचिए ना, अगर कोई असेंबली में खड़ा होकर कहे कुत्ते कुत्ते कुत्ते, हाँ, तो फिर वो बात तो फिर नहीं रुकेगी ना। मतलब गलत जबान नहीं इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सेठी साहब, एट द एंड जुबैर साहब नामजद गवर्नर कराची के लिए, सिंध के लिए, और ओहदे का हल्फ लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वो आज किसी ने देख रहा था कि उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, मुस्लिम लीग नून ने किसी रिलेटिवली जवान आदमी को, कंपैरेटिवली जवान आदमी को ये ओहदा ऑफर किया है, और माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है और ये हेल्थी। किस हद तक इफेक्टिव साबित होंगे? देखिए, गवर्नर का बड़ा ही सिलेक्टिव रोल है, इफेक्टिव रोल नहीं, सिलेक्टिव रोल है। गवर्नर ज़्यादा इफेक्टिव होने की ज़रूरत भी नहीं करनी चाहिए उसको।
खासतौर पे इन डिस्पेंसेशन गवर्नर्स का अब रोल रह गया वही जो प्रेसिडेंट का रोल रह गया। अब गवर्नर्स ना डिसमिस कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं, एक सेरेमोनियल रोल है, साइन कर सकते मगर सिंध के अंदर गवर्नर का बड़ा एक रोल, क्रिटिकल रोल है, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स दी फेडरेशन, और वहाँ गवर्नमेंट किसी और की है और वहाँ फौज भी मौजूद है। वहाँ उनके भी फौज, फेडरल गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं, फौज के अपने इंटरेस्ट हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं, और कुछ सियासी जमातें हैं जिनके, तो वहाँ गवर्नर इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। अच्छा, अब बात यह है कि सिलेक्शन ऑफ गवर्नर, मैं समझता हूँ अच्छा है कि जवान आदमी, बूढ़ा आदमी नहीं को सिलेक्ट किया है। ज़ुबैर साहब के बारे में ये दो बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि ये पीएम के बड़े क्लोज हैं, ये इनकी जो महारत है वो तो खैर इकोनॉमिक्स में है, इनके इकोनॉमिक, ये कोई प्राइवेटाइजेशन और ये इस चीज़, तो वो तो उनकी एक्सपर्टीज़ है। मियाँ साहब का जो नुकसान हुआ है वो ये है कि ये एक तो टीवी पे आके ये बहुत अच्छा डिफेंड करते थे, अब वो नहीं कर सकेंगे मुस्लिम लीग नून को, और बड़े ठंडे रहते हैं। दूसरा ये कि प्राइवेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, अहम, और ये क्वालिफाइड थे टू लीड दैट, कहा जाता है कि वो बड़े, और मुस्लिम लीग में नून में इतने काफ़ी क्वालिफाइड इस किस्म के लोग कम ही हैं, मगर कम ही है। तो मैं समझता हूँ ये तो नुकसान हो गया मियाँ साहब का। फायदा मियाँ साहब का क्या, तो ये कि नून लीग कमज़ोर है सिंध में, बंदे ही नहीं मिलते इनको, नंबर एक। नंबर दो, वहाँ ऐसा आदमी चाहिए था जो कि मियाँ साहब का लॉयल भी हो, ट्रस्टवर्दी भी हो, और फौज को भी एक्सेप्टेबल हो, बिकॉज वहाँ गवर्नर का जो रोल है वो सीएम से ज़्यादा करीब फौज की होना पड़ता है, बात है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है फेडरेशन को, एंड फौज इज पार्ट ऑफ द फेडरेशन। तो मैं जाते जाते कहता रहूँ तो ज़ुबैर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उनके बारे में आर्मी चीफ जो नए लगे हैं वो भी अच्छे ख्याल रखते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड चॉइस, ही विल प्ले अ गुड रोल, इफेक्टिव रोल, और सेंसिबल आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, ठंडे आदमी है, और ठंडे ही रहे, अच्छी बात। और मियाँ साहब के भी क्लोज हैं, और आर्मी चीफ कि अगर क्लोज नहीं है तो दूर भी नहीं है, which is very good, which is very good। बहुत अच्छी बात है। हम we wish all the best to ज़ुबैर उमर साहब, और फौजी बैकग्राउंड है, नेचुरली वो तो उनके वालिद साहब he was general, I believe। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।